गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज केमिस्ट्री का जो फोर्थ लेक्चर है एटॉमिक स्ट्रक्चर यूनिट का वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपको दो बातें बता रहा हूँ। एक तो जो न्यू स्टूडेंट ग्रुप में ऐड हुए हैं वो यूट्यूब चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करके पहला, दूसरा और तीसरा लेक्चर है उसको अच्छे से देख लें, ठीक है, और अच्छे से समझ लें। सेकंड, काफ़ी स्टूडेंट की क्वेरी आई थी, सर नोट्स अभी तक क्या था, कुछ बेसिक पोर्शन था, तो आपका आज ये के लेक्चर के बाद या कल के लेक्चर के बाद आपको 5 या 6 पेज नोट्स दे दिए जाएंगे, उनको ही आपको फेयर में लिखना है। जब वो नोट्स आ जाएंगे उसके बाद मैं कंप्लीट एक वीडियो पूरे रिवीजन की डाल दूंगा, जिससे कि आप जो बच्चे न्यू जुड़े हैं ग्रुप के अंदर उनको कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना आए, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारे पास है वेव के बारे में। तो वेव जो होती है वो आपने आमतौर पे देखा होगा, वेव जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है वो हमारी इस तरह से ट्रैवलिंग करती है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है वो सब बताने से पहले मैं आपको इस वेव के सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले जो ये पार्ट होता है आपका, इनको बोलते हैं हम क्रस्ट। क्या बोलते हैं इनको? क्रस्ट। तो ये भी क्रस्ट होगा। नेक्स्ट इसके बाद अगर आप इसको बढ़ाना चाहो तो जो इस लाइन के अबव पार्ट आता है, एक्चुअल में ये कोई बोर्ड का पॉइंट नहीं है कि बोर्ड में मैं समझा रहा हूँ, ऐसे वेव चलती है। ये चाहे आप पानी में पत्थर लगाते हो उस टाइम पे हो, चाहे लाइट आ रही हो, वो इस तरह से चलती है। तो जो ये बीच का जो ये लाइन जिसको आपने ड्रा किया हुआ स्ट्रेट लाइन, इसको हम बोलते हैं मीन पोजीशन। क्या बोलते हैं इसको? मीन पोजीशन। क्लियर? ऊपर जो इस मीन पोजीशन के अबव पार्ट होगा, दिस वन एंड दिस वन इज कॉल्ड क्रस्ट, एंड जो नीचे पार्ट होता है इसी मीन पोजीशन को, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रफ। तो हमें इनकी 1 बाय 1 डेफिनेशन बतानी है। फर्स्ट है क्रस्ट क्या होता है? द एलिवेटेड एरिया ऑफ द वेव। जो हमारे वेव होता है उसका जो एलिवेटेड एरिया होता है, जिसको मैं रिप्रेजेंट इससे कर रहा हूं, जो ये पोर्शन है इसका, इनको हम क्या बोलेंगे? क्रस्ट बोलेंगे। मेन पोजीशन से अबव जो पार्ट होता है उसको हम क्या बोल देंगे? क्रस्ट बोल देंगे। नेक्स्ट सेकंड आएगा ट्रफ। द डिप्रेस्ड एरिया ऑफ द वेव। जो वेव होता है उसका डिप्रेस्ड, मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूं आपसे, ये क्या होंगे, और भी नीचे जो भी आते जाएंगे उसको हम क्या कहेंगे? ट्रफ। तो जो ये हमारे हो गई है मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से अबव एंड मीन पोजीशन के बिलो जो पार्ट है उन दोनों के बारे में मैंने बताया है। पहला क्या बताया है? क्रस्ट, और सेकंड क्या बताया आपको? ट्रफ। क्रस्ट क्या होता है? जो एलिवेटेड एरिया, जैसे आप यहाँ से स्टार्ट हुए हो, ये वेव ऐसे चलती है जाती है, ये यहाँ पर जो पॉइंट होता है इसको मैक्सिमम पॉइंट बोलते हैं, फिर ये आता है यहाँ, फिर जीरो, फिर यहाँ मिनिमम हो जाता है, फिर जीरो, फिर मैक्सिमम पॉइंट हो जाता है, फिर यहाँ जीरो, यहाँ फिर मिनिमम से मिनिमम हो जाता है, फिर यहाँ जीरो है, यहाँ फिर मैक्सिमम, यहाँ जीरो। तो जो इस मीन पोजीशन पे पॉइंट जहाँ वेव कट करती है उसको हम कहते हैं उसका मीन पोजीशन, और जो ऊपर वाला पोर्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं? क्रस्ट, और नीचे वाला जो पोर्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं? ट्रफ। क्लियर? नेक्स्ट जो डेफिनेशन आती है वो डेफिनेशन है आपकी एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। क्या होता है? क्या होता है? एम्पलीट्यूड। किसी भी वेव का एम्पलीट्यूड क्या होगा? थर्ड डेफिनेशन है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को मैं स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करूंगा। एम्पलीट्यूड से कोई से रिप्रेजेंट करूंगा? स्मॉल ए। क्या होता है एम्पलीट्यूड?
जो ये हमारे पास जब वेव यहाँ से स्टार्ट होती है और ये चलते चलते इस मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचती है, तो ये जो मैक्सिमम पॉइंट आपका बना ये वाला, मैंने थोड़ा ब्लैक कर दिया है, ये या जो इसका ये जो लोवेस्ट पार्ट इसका जो बड़ा, इसको हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। तो डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, द हाइट ऑफ क्रस्ट एंड डेप्थ ऑफ ट्रफ, द हाइट ऑफ क्रस्ट एंड डेप्थ ऑफ ट्रफ। क्रस्ट का हाइट, ये हाइट सेम मिलेगा, ये ऐसा नहीं है ये कम है ये ज्यादा है, कम नहीं, ये यहाँ पे दिखने में हो सकता है बट एक्चुअली ये सेम रहते हैं। ये और ये जितने भी क्रस्ट हैं उनकी तो हाइट, क्योंकि अबो है तो अबो अगर है तो उसको हम हाइट बोलते हैं, इससे बिलो है तो हम उसको क्या बोलते हैं, डेप्थ। तो क्रस्ट का हाइट और ट्रफ का डेप्थ क्या कहलाता है आपका, एम्पलीट्यूड कहलाता है। क्लियर, हाइट ऑफ क्रस्ट एंड डेप्थ ऑफ ट्रफ इज नोन एज amplitude and amplitude is denoted by letter small a। क्लियर, क्रस्ट जो होता है वो एलिवेटेड होता है, ट्रफ जो होता है वो डिप्रेस्ड होता है। एलिवेटेड पार्ट और डिप्रेस्ड पार्ट की हाइट या डेप्थ को हम क्या बोलते हैं, हम उसका एम्पलीट्यूड बोलते हैं। क्लियर, फोर्थ जो डेफिनेशन इनके अंदर आती है वो आती है वेव लेंथ क्या होती है। नेक्स्ट क्या आती है आपकी, वेव लेंथ। वेवलेंथ को मैं लैम्बडा से रिप्रेजेंट करूंगा, किससे रिप्रेजेंट करूंगा, लैम्बडा। ऐसे बनाते हैं, ऐसे एंड ऐसे, एक बार मैं बता देता हूँ, गलत नहीं होना चाहिए, ग्रीक वर्ड है। अब लैम्बडा से रिप्रेजेंट करते हैं तो होता क्या है, देखो इसके डेफिनेशन में देखो, वेव तो ये वेव है, लेंथ इसकी लेंथ। अब ऐसा नहीं ये जहां से शुरू होती है एंड तक बताए वो उसकी लेंथ होगी, नहीं, ऐसे बताना है, द distance between two consecutive crust and trough। अब कोई भी दो क्रस्ट ले लो, मान लो फर्स्ट क्रस्ट ये है, सेकंड क्रस्ट ये है, ठीक है, तो हमने ये जो क्रस्ट लिया है यहां से नेक्स्ट क्रस्ट कहाँ है, यहाँ, इनके बीच की लेंथ को हम क्या बोलेंगे, वेवलेंथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कंजक्टिव क्रस्ट। कंजक्टिव का मतलब होता है क्रम में जो आए, क्रम में, मतलब फर्स्ट क्रस्ट, उसके बाद सेकंड क्रस्ट, उसके बाद थर्ड क्रस्ट। तो पहला क्रस्ट दूसरा क्रस्ट उनके बीच की डिस्टेंस, दूसरा तीसरा उनके बीच की, तीसरा चौथा उनके बीच की। तो जो कंजक्टिव क्रस्ट है ना, उनके बीच की डिस्टेंस को भी हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ। या कंजक्टिव ट्रफ, ये जो कंजक्टिव ट्रफ है, जैसे ये एक ट्रफ, ये ट्रफ, ऐसा नहीं है ये ट्रफ है इसके बाद नेक्स्ट ट्रफ जो नीचे आएगा, मान लो ये एक और ट्रफ आ गया है, ऐसा नहीं है कि इसके और इसके बीच की डिस्टेंस होगी, कंजक्टिव के बीच में होगी। फर्स्ट सेकंड ये है तो इसके और इसके बीच की जो लेंथ होगी, या इसके और इसके बीच की लेंथ होगी, या इसके और इसके बीच की, इसके और इसके बीच की। तो समझे कि दो कंजक्टिव मीन्स लगातार जो क्रस्ट होते हैं या दो कंजक्टिव ट्रफ होते हैं, उनके बीच की लेंथ को ही हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। और जो वेवलेंथ आपका होता है उसको डिनोट करते हैं लेटर लैम्बडा से। क्लियर है समझ में। तो टू कंजक्टिव क्रस्ट और ट्रफ के बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। अब आ गया वेवलेंथ, वेवलेंथ आ गया तो इसकी जो यूनिट होगी वो मीटर में ही होगी, क्योंकि लेंथ है, या फिर मैंने एक वर्ड यूज किया है डिस्टेंस है, ये सब आपका किस में मेजर होता है, मीटर में मेजर होता है। क्लियर, यानी कि एक प्रकार से वेव की लंबाई होती है, लेकिन हम ओवरऑल लंबाई नहीं लेते, हम सबसे छोटे से छोटे पार्ट का लेते हैं। फर्स्ट क्रस्ट के बाद सेकंड क्रस्ट का लेते हैं, या फर्स्ट ट्रफ के बाद सेकंड का लेते हैं, सेकंड से थर्ड का ले सकते हो, वो हमेशा इक्वल आएगा। क्लियर, ओके। नेक्स्ट जो है आपका वो है वेवलेंथ हो चुका है, क्रस्ट, ट्रफ, एम्पलीट्यूड एंड वेवलेंथ हो चुका है। अब नेक्स्ट है आपका फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्या है, फ्रीक्वेंसी।
फ्रीक्वेंसी को न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, एन यू, वी बनाओ और इसको थोड़ा सा ऊपर ऐसे कर दो, इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी न्यू। अब फ्रीक्वेंसी दो तीन तरीके से बताई जाएगी, उससे पहले हम आपको बताते हैं टाइम पीरियड क्या होता है। क्या बताते हैं? टाइम पीरियड। अब सिंपल सा है, टाइम पीरियड हर चीज का जो रिपीट हो जाए उसको टाइम पीरियड कहते हैं। जैसे एग्जांपल हमारा क्लास का पीरियड होता है वो जैसे 40 मिनट में बेल होती है, नेक्स्ट बेल भी 40 मिनट में होती है, नेक्स्ट बेल फिर 40 मिनट में होती है। इसका मतलब ये जो टाइम है ये फिक्स है, तो हमारा टाइम पीरियड कितना हो गया? 40 मिनट। सिमिलरली जैसे हमारे पास ये वेव है, ये ऐसे स्टार्ट हुई है, यहाँ से स्टार्ट हुई है, ये यहाँ गई है, एक क्रस्ट हो गया, ये एक ट्रफ हो गया, तो ये वन क्रस्ट प्लस नीचे है वन ट्रफ, एक क्रस्ट और यहाँ तक एक ट्रफ बन गया है, इसको बोलते हैं वन साइकिल। क्या बोलते हैं इसको? वन साइकिल। यहाँ से चले आप, ये आपने क्रस्ट ट्रेवल किया, मान लो यहाँ से वेव चली है, एक क्रस्ट है, यहाँ से चला है, ये ट्रफ है, और ये क्रस्ट और ट्रफ यानी वन क्रस्ट और वन ट्रफ क्या बोलते हैं? वन साइकिल। और अब जब यहाँ से वो वेव चली है, ट्रैवल करते 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 यहाँ तक जब पहुंची है इस पोजीशन तक, यानी कि एक साइकिल ट्रैवल करने में जो टाइम लगा उसको क्या कहेंगे? टाइम पीरियड। द टाइम टेकन बाय द वेव टू कंप्लीट वन साइकिल। ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है। किसी भी वेव का एक साइकिल ट्रैवल करने में जो टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड को डिनोट करते हैं, बड़ा वर्ड यूज करेंगे टी, बस स्मॉल नहीं कर रहे थे, बड़े से करते हैं। तो द टाइम टेकन बाय द वेव, पहले तो आपको एक पॉइंट समझना है, एक क्रस्ट और एक ट्रफ मिलने के बाद क्या बनता है? वन साइकिल। और एक साइकिल को ट्रैवल करने में जो टाइम लगेगा उसको क्या बोलेंगे? टाइम पीरियड। क्लियर? अब टाइम पीरियड क्या हो गया? यहाँ से यहाँ तक जो ट्रैवलिंग करने में, नेक्स्ट जो ये एक और क्रस्ट, ये एक और ट्रफ, तो ये एक और साइकिल हो गया, ये फर्स्ट साइकिल था, और इसको हम क्या बोलेंगे? सेकंड साइकिल बोलेंगे। तो यहाँ से और यहाँ तक जो आपका सेकंड साइकिल बना, सेकंड साइकिल को ट्रैवल करने में भी उतना ही टाइम लगेगा जितना कि फर्स्ट साइकिल में लगा। फिर थर्ड साइकिल बनेगा उसमें भी। तो इस तरह से टाइम एक रिपीटिशन में आ गया, तो इसको रिपीटेड पीरियोडिक मोशन मीन सिंपल हार्मोनिक मोशन भी कहते हैं। बट यहाँ पर जो टाइम टेकन जो वेव ने किया है उसको हम क्या कहते हैं? एक साइकिल ट्रैवल करने में उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। तो आपको यहाँ पर दो पॉइंट समझाए गए हैं। साइकिल क्या होता है? साइकिल होता है वन क्रस्ट प्लस वन ट्रफ। दूसरा होता है आपका टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? साइकिल जो होता है, एक साइकिल ट्रैवल करने में लगने वाले टाइम को टाइम पीरियड करते हैं, डिनोट करते हैं लेटर टी से, और टाइम की यूनिट होती है सेकंड। क्लियर? अब नेक्स्ट जो है, ये फ्रीक्वेंसीज मैंने बताया इसलिए क्योंकि इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप होती है। वो रिलेशनशिप क्या होती है? फ्रीक्वेंसी 1/t होता है, ये रिलेशनशिप आता है। ठीक है? रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल। तो न्यू इज इक्वल टू 1/t, तो यूनिट हो जाएगी सेकंड इनवर्स, या एक यूनिट हो जाएगी हर्ट्ज। हर्ट्ज साइंटिस्ट के नाम पे इसकी यूनिट रखी है। थर्ड यूनिट होती है साइकिल पर सेकंड, यानी एक सेकंड में एक साइकिल। ठीक है? या ये कह सकते हैं इसकी सेकंड डेफिनेशन अगर आप देखो, ये तो फर्स्ट है, सेकंड अगर आप देखो तो सेकंड हो जाएगा जो मैंने अभी बोला था कि ये जैसे यहाँ से यहाँ तक चलते हैं तो ये एक अपने पास एक साइकिल बनता है। ठीक है? तो एक प्रकार से फ्रीक्वेंसी क्या हुई? द नंबर ऑफ
साइकिल passing through a point in 1 second. नंबर ऑफ साइकिल पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड। मान लो ये हमारे पास एक साइकिल है, यहां से चले यहां तक, ये एक साइकिल है, ये एक पॉइंट है। हम चेक करते हैं 1 सेकेंड में इस तरह के साइकिल्स जो होते हैं वो इससे कितने पास होते हैं। ठीक है, अब कहोगे सर 1 सेकेंड में तो हमें पता भी नहीं चलेगा, बहुत ज़्यादा पास हो जाएंगे। तो ये जो वेव ट्रैवलिंग करती है सनलाइट वगैरह, तभी हमें नहीं दिखती क्योंकि ये बहुत ही फास्ट ट्रैवलिंग करती है। जो हमारे घरों में जो करंट आता है, जिसको आप अल्टरनेटिंग करंट कहते हो, वो 50 साइकिल कवर करता है 1 सेकेंड में। यानी कि करंट भी ऐसे ही चलता है, अब वो 1 सेकेंड में 50 साइकिल पर सेकेंड ट्रैवल कर सकता है एक पॉइंट से। तो जो करंट घर में यूज हो रहा है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 50 साइकिल पर सेकेंड। क्लियर? तो यहाँ से 2 डेफिनेशन याद रखनी है। पहला तो टाइम पीरियड जो आपको मैंने बताया था उसका रेसिप्रोकल। सेकंड बताया कि जो ये नंबर ऑफ साइकिल्स बनते हैं ये किसी पॉइंट से कितने पास होते हैं 1 सेकेंड के अंदर। क्लियर? 1 सेकेंड में कितने नंबर ऑफ साइकिल किसी पॉइंट से पास होते हैं। जितने पास होते हैं, मान लो 10 पास होते हैं, ये मान लो 1 साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल पास होते हैं 1 सेकेंड में। तो इस जिसका भी ये पास हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी 3 हो जाएगी। 10 बार फ्लो करता है उसके अंदर से तो 10 हो जाएगी। तो जैसे मैंने एक अपना रूटीन एग्जाम्पल लिया है, जैसे हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट है, अल्टरनेटिंग करंट कितना फ्लो करता है 50, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है 50 हर्ट्ज। तो इसकी यूनिट क्या हो सकती है, फ्रीक्वेंसी को डिनोट किससे करते हैं, न्यू से। इसकी यूनिट क्या हो सकती है, सेकंड इनवर्स हर्ट्ज साइकिल पर सेकंड। साइकिल पर सेकंड इसलिए लिया है कि द नंबर ऑफ साइकिल पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकंड इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। क्लियर? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आगे मैक्सिमम क्वेश्चंस के अंदर यूज होगा। नेक्स्ट आपका होता है, नेक्स्ट जो टर्म है वो है वेलोसिटी। क्या होती है नेक्स्ट टर्म, क्या है आपकी वेलोसिटी। सभी बच्चों को पता होना चाहिए, 10th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड में डेफिनेशन आई हुई है। वेलोसिटी क्या होता है, तो वेलोसिटी होता है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन 1 सेकेंड। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन 1 सेकेंड। वेलोसिटी एक प्रकार से डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो यहाँ पर ऐसे बोल सकते हैं, कोई भी वेव है, मान लो ये वेव है, ये 1 सेकेंड में, किसमें 1 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है, समझे। मान लो एक वेव यहां से चलती है और 1 सेकेंड में वो यहां पर पहुंच जाती है। क्लियर? यहां पर पहुंच जाती है। तो यहां से और यहां तक 2 फिक्स पॉइंट हो गई है, ए मान लेता हूं, इसको मैं बी मान लेता हूं। तो 1 सेकेंड में उसने यहां से यहां तक ट्रेवल की है, तो जो ये इनके बीच की जो दूरी हो गई ना, इसी को हम उस वेव की वेलोसिटी कहते हैं। तो वेलोसिटी एक्चुअल में क्या होता है, वेलोसिटी एक्चुअल में होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अब यहाँ पर डिस्टेंस मान लो यहाँ से यहाँ तक जो ट्रेवल की वो x की, और टाइम 1, तो वेलोसिटी किसके बराबर हो गई, डिस्टेंस के बराबर हो गई। तो इसका मतलब जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है 1 मिनट के अंदर या 1 सेकेंड के अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे, उसकी वेलोसिटी बोलेंगे। तो एक्चुअल में वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर? लेकिन 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वही उसका क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट जो डेफिनेशन है आपकी वो है वेव नंबर। क्या है, वेव नंबर। अब वेव नंबर क्या होता है, वेव नंबर को डिनोट करते हैं न्यू बार। किसे डिनोट करते हैं, न्यू बार।
अब न्यू बार क्या होता है, ये होता है 1/λ। क्या होता है 1/λ। लैम्बडा क्या था, वेवलेंथ। क्या था, वेवलेंथ। तो क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। जो आपका वेवलेंथ था, जो आपका वेवलेंथ था वो मान लो 20 मीटर था, तो वेव नंबर कितना हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल कर दो 1/20। समझे। तो जो हमारे पास वेवलेंथ होती है वो मान लो हमारे पास है 20 मीटर, तो वेव नंबर क्या हो जाएगा 1/20। तो इसका मतलब वेव नंबर की डेफिनेशन क्या हुई, द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ इज कॉल्ड इट्स वेव नंबर। 3 पॉइंट्स हर डेफिनेशन में याद रखने, डेफिनेशन, नोटेशन एंड इट्स यूनिट। इट इज डिनोटेड बाय लेटर, वेव नंबर डिनोट किया जाता है न्यू बार। ठीक है, यूनिट क्या हो जाएगी 1/λ है, तो यूनिट क्या हो जाएगी मीटर इनवर्स। क्या हो जाएगी, मीटर इनवर्स। ठीक है, 1/मीटर, तो ये क्या हो जाएगी मीटर इनवर्स। तो रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ इज कॉल्ड वेव नंबर एंड इट्स यूनिट इज मीटर इनवर्स। क्लियर। नेक्स्ट जो है वो है आपका रिलेशनशिप है, वो मैं इनको बता रहा हूं आपको। देखो अभी हमने किया था न्यू इज इक्वल टू 1/t, न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ, न्यू इज इक्वल टू एक और बता रहा हूँ c/λ। क्लियर। तो यहाँ पर आपको बताना है न्यू आपका क्या होता है, न्यू आपका होता है फ्रीक्वेंसी, यूनिट क्या होती है हर्ट्ज, सेकंड इनवर्स। दूसरा टी क्या होता है टाइम पीरियड, यूनिट क्या होता है सेकंड। लैम्बडा क्या होता है वेवलेंथ, यूनिट क्या होगा मीटर, एमटीएस नोटेशन है मीटर। फिर यहाँ पर न्यू बार, इसको क्या कहते हैं वेव नंबर, वेव नंबर यूनिट क्या हो जाएगी मीटर इनवर्स। सी क्या होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये आपकी स्पीड ऑफ लाइट हो गया। ठीक है, क्या हो गया ये आपका स्पीड ऑफ लाइट। तो ये आपके टर्म इसके अंदर यूज होंगे, न्यूमेरिकल्स भी आएंगे इनके ऊपर, बट न्यूमेरिकल आज नहीं होंगे इनके ऊपर। इनको आप अच्छे से ध्यान रखना। जो जो आज मैंने कांस्टेंट वैल्यू और लिखी है वो ये है, सी जो है वो आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, और बाकी ये टर्म बताइए, इनकी यूनिट्स बताइए। अब मैं आपको जो भी इस अब जो न्यूमेरिकल्स आएंगे उनमें यूज होने वाली कुछ कांस्टेंट टर्म लिख देता हूं, आपको वो कांस्टेंट टर्म भी याद रखनी है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन। मैं ये 10 वैल्यू लिखूंगा, सब स्टूडेंट ये 10 वैल्यू याद करेंगे। 9.1 10⁻31 किलोग्राम, 1.67 10⁻27 किलोग्राम। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग सेम होता है। स्पीड ऑफ लाइट c 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अवोगाड्रो नंबर याद करना, ये सारे वैल्यू जिन बच्चों को ये याद नहीं होगा उनको कभी न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, ये वैल्यू याद करना अच्छे से। क्लियर। अगला होता है एटॉमिक मास यूनिट, ये लिख के आता है AMU, ये आपका होता है 1.67 -27 किलोग्राम। अगला आता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 EV, ये होता है 1.6 -19 जूल। ठीक है। एक जो अपने यहाँ पे यूज होगा
वो यूज होगा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन -1.6 10⁻⁻19 कूलम, माइनस में यहाँ लिख देता हूँ दोबारा 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज ऑन प्रोटॉन प्लस 1.6 10⁻⁻19 कूलम। ये जितने भी कांस्टेंट टर्म लिखवाई है 7-8 जो भी है, इनको आप अच्छे से याद करना। इनको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, स्पीड ऑफ लाइट, अवोगाड्रो नंबर, एटॉमिक मास यूनिट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन, इन कांस्टेंट वैल्यू को आप अच्छे से याद करना। इसका स्क्रीनशॉट अपने स्क्रीन पे लेकर इनको अच्छे से याद करना। क्लियर? ये सारे कांस्टेंट टर्म आपके कल से जो न्यूमेरिकल का पोर्शन आएगा उसमें यूज होंगे। ठीक है, कर लोगे? इनमें कोई समझाने का बात नहीं है, एक बार आपको मैंने लिखवा दिया इकट्ठे। कल भी मैंने कन्वर्जन फैक्टर लिखवाए थे, आज भी ये बता रहा हूँ, इनको आप अच्छे से याद कर लो। आज इसमें नेक्स्ट जो डेफिनेशन बचती है वो बचती है वेव। जैसे मैंने बताया तो उसमें मैंने स्टार्टिंग में बोला था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है? जो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं। यहाँ पर मेरे को 2 पॉइंट समझाने। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और एक मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ये मैं अच्छे समझा देता हूँ। इलेक्ट्रिक जनरेट होता है चार्ज से। मान लो पॉजिटिव चार्ज है, वो यहाँ तक के चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल करता है, तो जो ये इसका क्षेत्र बना है इसको हम उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। मीन्स ये तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है करंट से, यानी करंट होगा, चार्ज के फ्लो से करंट होता है। तो चार्ज के बारे में बात करें, मैग्नेटिक का मीनिंग शुरू होता है मैग्नेट से। मैग्नेट क्या होता है, मान लो ये हमारे पास एक मैग्नेट है, ये इतने एरिया के अंदर या तो किसी दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है। तो जो ये इसका फील्ड बना है इसको हम क्या बोल देंगे, इसका मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको 2 बातें यहाँ क्लियर हुई है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनता है, चार्ज से और यानी करंट से, और मैग्नेटिक फील्ड किससे बनता है, मैग्नेट मीन्स चुंबक से। तो अब ये इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक जो है ना, ये इन दोनों का ही मिक्सअप से कैसे क्या हुआ था, उससे ये जनरेट हुई थी, वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, द वेव इन विच इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड perpendicular to each other and also perpendicular to the propagation of the wave. ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि E से डिनोट कर रहा हूँ, ये मैग्नेटिक फील्ड मान लो मैं B से डिनोट कर रहा हूँ। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, ये 90। तो यही मैंने बोला था द वेव, इनमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जिसमें हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे परपेंडिकुलर एडजस्ट करेंगे। मीन्स करंट और जो मैग्नेटिज्म जो है उन दोनों को हम एक प्रकार से परपेंडिकुलरली एडजस्ट करेंगे। फिर जो ये आपके दोनों एडजस्ट हैं, तो यहाँ पर जो कोई चार्ज पार्टिकल्स आएगा, यहाँ पर कोई चार्ज पार्टिकल्स आएगा, जब हम उस चार्ज पार्टिकल को और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो ये चाहे न्यूट्रल पार्टिकल भी आए जैसे गैस वगैरह भी, तो ये चार्ज हो जाएगा। जब उसको हम रखेंगे तो वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के कारण फ्लो करना शुरू करेगा, मीन्स चलना शुरू करेगा। वो हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। बट अब कहोगे सर जो ये था ये क्या इसी एक्सिस बी पे गया है? नहीं, ये इधर की तरफ जो एक्सिस है इस पे आया है। क्यों? क्योंकि देखो
परपेंडिकुलर तीनों के तीनों चीजें को परपेंडिकुलर हम बोर्ड के ऊपर नहीं ड्रा कर सकते। क्यों? क्योंकि बोर्ड जो है ये 2D के अंदर ही काम करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया है, मैग्नेटिक फील्ड अगर इधर हो गया है तो आपका इलेक्ट्रिक जो वेव है वो जेड एक्सिस की तरफ आएगी। अगर आपके पास ये एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है, तो ये जो वेव प्रोड्यूस हो रही है वो जेड एक्सिस की तरफ है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब आप इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर एक दूसरे से रखते हो तो जो वेव प्रोड्यूस होती है वो खुद इन दोनों के 90 के एंगल पे होगी, मीन खुद इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा वेव जो इलेक्ट्रिक, देखो डेफिनेशन में ही लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलरली एडजस्ट कर देते हो तो उसमें जो कोई पार्टिकल्स आता है तो वो पार्टिकल जब मूव करता है तो वो इन दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर जाता है। मींस वेव किधर जाती है, वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होती है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और जो वेव प्रोड्यूस होती है ये तीनों के तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे ये हमारे पास, इसको रिप्रेजेंट मैं हाथ से बता सकता हूं, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो वेव हमारी इस डायरेक्शन में आएगी। क्लियर? तो कहने का मतलब ये हुआ जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होते हैं तो जो वेव प्रोड्यूस होगी उनके अंदर, वो जो पाथ अटेन करती है वो खुद इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक के परपेंडिकुलर होगा। तो इसका मतलब अगर ये ऐसे और ऐसे है तो जो वेव हो वो आपकी तरफ आ रही होगी, इधर की तरफ। समझे? तो इस तरह की जो वेव होती है उनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की 3 पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं। पहला पॉइंट, स्ट्रेट लाइन में चलती है हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। किसमें चलता है? स्ट्रेट लाइन। कल मैंने इस पॉइंट को समझा भी दिया था। अगर आपको ये चेक करना है कि कोई भी वेव कितनी, मतलब कि स्ट्रेट लाइन में है या नहीं है, तो हम वो कैसे पता लगाते हैं, आप उसके फ्रंट में खड़े हो जाओ, अगर उसका शैडो बनता है तो वो क्या बन जाएगा, आपका स्ट्रेट लाइन में हो जाएगा। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो कैसे चलती है? स्ट्रेट लाइन में चलती है। सनलाइट इसका एग्जाम्पल है। दूसरा, 3 × 10⁸ मीटर की स्पीड से चलती है। मतलब उनकी स्पीड कितनी होती है? सभी की सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती हैं उनकी स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। याद रख लोगे। और दे डू नॉट रिक्वायर मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। मीडियम मीन्स माध्यम। ऐसा नहीं है कि वो वेव है वो एयर में चलेगी या वो वाटर में चलेगी या वो ऑयल में चलेगी, नहीं, वो जहां भी रखोगे वहां की वहां चलेगी। जैसे सन से लाइट यहाँ आती है, बीच में स्पेस आता है जहां कोई भी नहीं, वैक्यूम होता है, वो रे वहां भी चलती है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो स्ट्रेट लाइन में चलती है। दूसरा पॉइंट, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड से चलती है। तीसरा पॉइंट, उनको चलने के लिए, मूव करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती। वो एयर में भी उतनी स्पीड से चलती है, वो लाइट में भी उतनी स्पीड से चलती है, वो वैक्यूम में भी उतनी स्पीड से चलती है। और वो स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। तो ये आपका लास्ट टॉपिक था। इसको मैं 1 मिनट थोड़ा समअप कर देता हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है? जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होते हैं और जो वेव प्रोड्यूस होती है वो खुद उनके परपेंडिकुलर होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड से चलते हैं और इनको किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, इसी के साथ आज का जो टॉपिक था हमारा वेव से रिलेटेड वो कंप्लीट होता है। इनको आप अच्छे से, जो भी मैंने नोट्स वगैरह के लिए बोला है वो सब आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। इनको आप अच्छे से तैयार करें। न्यू स्टूडेंट जो हैं वो पीछे के जो फर्स्ट सेकंड थर्ड वीडियो उनको अच्छे से एक ही दिन में देखकर अच्छे से तैयार करें और आज के वीडियो से करें। जो भी ये टॉपिक है एक दूसरे से इतने इंटरकनेक्ट नहीं है, इसलिए पढ़ने में ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी नहीं। सो आप इनको अच्छे से तैयार करें।